लॉकडाउन के 36 घंटों के बाद सरकार का जो पैकेज आया है 1,70,000 करोड़ रुपए, जिसका फोकस है गरीबों को तत्काल पैसे पहुंचाने, राहत पहुंचाने के लिए। उसके बारे में 2 कमेंट आए हैं। एक कमेंट यह है कि वेल बिगन हाफ डन। दूसरा कमेंट यह है कि बहुत अच्छा इरादा है, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, उस पर हम आते हैं। लेकिन इसका हाईलाइट देख लें। हाईलाइट ये है कि जिन महिलाओं को एलपीजी मिल रही थी, 8 करोड़ महिलाएं, उनको अब 3 महीने के लिए फ्री एलपीजी दिया जाएगा उज्ज्वला के तहत। इसी तरीके से किसानों को 2,000 रुपए तुरंत दे दिए जाएंगे उनके खाते में। 6,000 रुपए का एक पीएम किसान प्लान पहले से चल रहा था। और तीसरा है कि ये जो लोग एलपीजी के अलावा और नरेगा के जो मजदूर हैं, उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई है। उनके लिए ऐसा काम क्रिएट किया जाएगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। बुजुर्ग, विधवा पेंशनर्स के लिए भी इसमें प्रबंध किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी किया गया है। ईपीएफ में जो पैसे उन कंपनियों में जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 15,000 से कम की तनख्वाह है, 90% लोगों की, उनकी 3 महीने की किस्त भी जो है कंपनी की भी और कर्मचारी की भी, वो सरकार भरेगी। इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट देने की, तत्काल राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पैकेज को अगर हम अपेक्षा के मुताबिक तौलना चाहें तो कैसे तौलें? एक तरीका हो सकता है कि पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने जो विश लिस्ट रखी थी, और वो भी कई एक्सपर्ट से बात करने के बाद रखी होगी उन्होंने शायद, उनका कहना था कि सरकार के पास केंद्र और राज्यों को मिला करके 70-75 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान जो है, उसमें से 5-6 लाख करोड़ रुपए उनको निकालने चाहिए तत्काल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। और उसमें इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए कि इधर कितना कोई लीकेज हो जाएगा या उधर कितना लीकेज हो जाएगा। अभी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तुरंत लोगों के हाथ में पैसे पहुंच जाने चाहिए। उसके मुताबिक देखें तो निर्मला सीतारमण का ये जो पैकेज है, ये 2.25 लाख करोड़ रुपए का है, यानी 1/3 विश लिस्ट पूरी हो गई है। अब यहाँ बहस कहाँ है? बहस ये है कि जनधन में अगर आप पैसा डालते हैं और उसके सामने नरेगा वालों को पैसा देते हैं, तो नरेगा वाले ज्यादा गरीब लोग हैं, जनधन के लोग ज्यादा गरीब हैं, ये अनिवार्य रूप से नहीं कहा जा सकता। दूसरा, आप काम कैसे क्रिएट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है कि जब बैंकों को कहा गया है कि आप अपने मिनिमम कर्मचारी रखिए, तो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? एक जो हाईलाइट है जिस पर किसी को कोई बहस नहीं है, वो ये है कि पीडीएस के जरिए जो एफसीआई के पास सरप्लस अनाज पड़ा हुआ है, उसमें से गरीबों के लिए अनाज तुरंत बढ़ा दिया गया है कि अगले 3 महीने 1 किलो दाल और 5 किलो गेहूं या चावल जो चाहिए वो आप वहां से उठा सकते हैं, और ये भी फ्री है। सरकार के 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो हिसाब है, उसके डिटेल में जाएं तो ये हमारा अनुमान है, और वो ये है कि इसमें से बहुत सारा जो करंट एलोकेशन है उसको रीडायरेक्ट किया जाएगा, रीपर्पस किया जाएगा। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो खर्चे इस सेंस में नहीं है कि एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं, या जो एलपीजी है वो चला जाएगा हमारे सरकार के केंद्रीय बजट से बाहर पीएसयूज के बजट में चला जाएगा। तो सरकार का एक्चुअल आउटगो हो सकता है कि 1 लाख या 1.25 लाख करोड़ रुपए हो। अब ये पैसे आएंगे कहां से, ये दूसरा सवाल है। जाहिर है कि सरकार को भी कोई तुरंत हड़बड़ नहीं है, किसी न किसी समय वो बाजार में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए आएगी, और उसके पहले हमको ये देखना है कि वो गरीबों के लिए इतना कुछ कर देने के बाद अब इसकी डिलीवरी को एक तरफ कैसे इंश्योर करेगी। लेकिन अभी चूंकि पूरी इकोनॉमी रुक गई है, या कहिए कि 75 से 80% इकोनॉमी रुक गई है, क्योंकि लॉकडाउन को हमने सीरियसली लागू किया है। अच्छी बात है कि लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो अब जो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, लार्जर इकोनॉमी और उसको चलाने वाला फाइनेंशियल सिस्टम, उसके लिए आप कब राहत लेकर के आएंगे? सरकार से जब आज ये पूछा गया तो वित्त मंत्री ने कहा कि देखिए, हम नजर रखे हुए हैं, ये सब काम कैलिब्रेटेड ढंग से हम कर रहे हैं। उनका संकेत ये था कि जब जरूरत होगी तो हम उस पहलू को देखेंगे। अभी उसकी कोई अर्जेंसी नहीं है। अभी अर्जेंसी है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे, उसको अन्न धन जो चाहिए वो सारा कुछ मिल जाए, इस पर फोकस था। लेकिन अर्बन पुअर और जो मजदूर इस वक्त माइग्रेट कर रहा है और जो किसी डेटाबेस में कैप्चर नहीं है, उसके हाथ में पैसा कैसे मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। इसलिए लॉजिस्टिक्स जो है इसमें, जनधन के खाते को तक पहुंचना, या जिनके पास खाते नहीं है उनके नए खाते खुलना और फिर उनको बेनिफिट मिल पाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। तो अगर कंक्लूड करें तो मुझे ये कहना है कि देखिए, ये एक अनहोनी वाली जो परिस्थिति है, उसमें भारत ने एक चॉइस किया है, और चॉइस ये है कि जिंदगियों को पहले बचाना है, चाहे इसके लिए हमको अर्थव्यवस्था को एक बार पटरी से उतर जाएगी और उसका कोई कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन दरअसल इकोनॉमी का इस प्रकार से रुक जाना
भी एक बहुत बड़ी तकलीफ लाएगा। इसीलिए एक तरीके से ये घड़ी बिल्कुल टिक टिक करके बज रही है, खतरे की घंटी की तरह से बज रही है। और ये बड़ा ज़रूरी होगा कि हमारी इकोनॉमी जो पहले से मंदी में थी, अब वो और मंदी की तरफ, यानी कहीं 1.5-2% जीडीपी के ग्रोथ के लेवल पर और उसके बाद रिसेशन की गिरफ्त तक न पहुंच जाए। उसके लिए कितनी जल्दी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस शुरू कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जो इससे रिलेटेड पेन है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेवल पर जब जॉब लॉसेस होंगे, उसका इंप्लीकेशन फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर भी होना है। गरीबों को पैसा देना एक इमीडिएट राहत भर है, एक ज़रूरी ह्यूमैनिटेरियन काम है, लेकिन पूरी मैक्रो इकोनॉमी का इस प्रकार से रुक जाना आने वाले दिनों के लिए एक बहुत ही चेतावनी भरा वक्त है। जाहिर है कि सरकार के दिमाग में कोई ना कोई प्लान होगा, लेकिन हमको चूंकि किस्तों में ये पैकेजेस मिल रहे हैं, तो उसका अभी इंतजार करना पड़ेगा।